नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे और आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर जयपाल राजपूत जी, आप चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं और आप योग विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं सभी श्रोताओं को रिवॉल्यूशन इंडिया की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जन जन तक वो चीज़ें जानी चाहिए जिसके द्वारा हमारे विद्यार्थी हो, शिक्षार्थी हो, उनका एक मार्गदर्शन मिल सके। इसके लिए आपके सतत प्रयास को मैं नमन करता हूँ। जी, धन्यवाद। दर्शकों, किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जो किसी भी विश्वविद्यालय का आईना होती हैं, उसका प्रचार प्रसार करने का एक महत्वपूर्ण दायित्व डॉक्टर जयपाल राजपूत जी के कंधों पर है और इनके प्रयासों से ही पूरे देश प्रदेश में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसको डॉक्टर जयपाल जी बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका योग विषय है, हम जानना चाहते हैं योग वास्तव में है क्या? डॉक्टर जयपाल राजपूत जी की ज्ञान विज्ञान की नज़रों से योग को कैसे समझें? जी डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया भाई साहब। योग, जैसे हम बात जानते हैं कि योग हमारे प्राचीन समय से जो ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई एक प्राचीन आध्यात्मिक पद्धति थी। वो जीवन जीने की एक शैली थी कि व्यक्ति किस प्रकार से अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सके। लेकिन वर्तमान समय में योग केवल साधु, सन्यासी या संतों के लिए ही नहीं, अपितु हर एक उस प्राणी के लिए है जो अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है, जो स्वयं का आत्मकल्याण करना चाहता है, स्वयं को जानना चाहता है, अपनी खोज करना चाहता है। तो हमारे जो ऋषि रहे हैं, जैसे महर्षि पतंजलि और हमारी भगवद गीता, जो योग का एक अनूठा एक ऐसा ग्रंथ है जिसके हर एक अध्याय में योग शब्द जोड़ करके कि हम संसार में रहते हुए भी किस तरह से परमात्मा की ओर उन्मुख हो। व्यक्ति संसार की ओर जुड़ता है, भोग वासनाओं की ओर जाता है, इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए उन चीज़ों की ओर अग्रसर होता है। लेकिन इन संसाधनों को प्राप्त करने के साथ भी यदि व्यक्ति परमात्मा की ओर उन्मुख रहता है तो वो इन भोगों में लिप्त नहीं होता। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम त्याग पूर्वक भोगों को भोग करें। जी, जिस व्यक्ति के भीतर इस तरह की भावना दृढ़ हो जाती है, वो व्यक्ति किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में भी अपना संतुलन बना कर रखता है और वह योग के माध्यम से अपने जीवन का जो अल्टीमेट उद्देश्य है, स्वयं की खोज करना, स्वयं को पहचानना, अपने स्वरूप से जुड़ना, उसको वो कर पाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक बात की, योग कि योग करने के लिए आपको साधु सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं। आपने कहा योग का मतलब जुड़ाव, किसी चीज़ में उसकी अधिकता, उसको करना। इसको योग शब्द को आपने एक सामाजिक तरीके से ताने बाने में आपने बता दिया कि किस प्रकार से योग की महत्ता क्या है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, योग विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो किसी भी विद्यार्थी का उस योग विषय के साथ कैसे उसका करियर जुड़ा है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालते चलें डॉक्टर साहब। जी, जैसे हम जानते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो 3 पक्षों के ऊपर आधारित होते हैं। एक पक्ष होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावनात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य होता है कि हम ज्ञान को अर्जित करें। ज्ञान हमें पुस्तकों के माध्यम से, गुरुजनों के उपदेशों के माध्यम से, गुरुजन हमें जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसके माध्यम से हमने क्या नई चीज़ को सीखा। जानकारी हम प्राप्त करने के लिए आजकल गूगल है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम इंटरनेट आदि के माध्यम से भी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। तो सूचनाओं मतलब जानकारी को एकत्रित करना। दूसरा पक्ष आता है हमारा भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष हमारे भाव संवेदनाओं से जुड़ा होता है। कहते हैं कि जीवन में यदि आपकी भाव संवेदनाएं उत्कृष्ट नहीं है तो व्यक्ति, आज भी हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति बहुत अच्छा मोटा पैकेज प्राप्त करते हैं पढ़ने के बाद, लेकिन
जीवन में वो शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी एक अशांति को, एक तनाव को वो अनुभव करते हैं। जी। तो शिक्षा और विद्या वो तभी हमारे लिए फलीभूत हो पाएगी जब हम अपने भावों को उत्कृष्ट बनाएंगे, अपनी भाव संवेदनाओं को जागृत करेंगे। तो वह शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है जो हमारी भाव संवेदनाओं को भी, हमारे भावात्मक पक्ष को भी सक्रिय बनाए। और तीसरा पक्ष आता है हमारा क्रियात्मक पक्ष, कि चीज़ों को हमने पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, आत्मसात भी कर लिया, लेकिन हमने व्यवहार में, समाज में नहीं लेकर के आए। कोई भी चीज़ तब महत्वपूर्ण होती है जब उसका समाज के लिए उपयोग निर्धारित हो जाए। यदि समाज में उस चीज़ों को उपयोग ही नहीं कर पाते हैं तो कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी अमूल्य क्यों ना हो, यदि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वो अपनी महत्ता को धीरे धीरे, उसकी महत्ता कम हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि योग एक ऐसी विधा है जो हमें प्रायोगिक भी और सैद्धांतिक भी ज्ञान कराती है। और इसके माध्यम से हम अपने शारीरिक, मानसिक और अपने जो हमारा भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष है, जो आज भारत सरकार के द्वारा हम देखते हैं स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं। स्किल्ड इंडिया में क्या है कि आप किसी एक हुनर को सीखिए और उसको इतने एक्सीलेंट उसमें आप बनिए कि आप दूसरों को भी करा सके। क्योंकि हर एक व्यक्ति की इकाई के रूप में देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। तो हम एक इकाई के रूप में स्वयं को माने। व्यक्ति को ये निर्धारित करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं इस संसार का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, और महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है। उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैंने अपने अंदर किन योग्यताओं को, किन कुशलताओं को मैंने सीखा है, अर्जित किया है, और उससे मैं कैसे दूसरों को लाभान्वित कर पा रहा हूँ। तो हम जो अर्जित किए हैं उसको बांटना, उसको प्रसारित करना हमें आना चाहिए। तो योग एक ऐसा जो प्राचीन समय में केवल और केवल आध्यात्मिक ही पक्ष था, लेकिन वर्तमान समय में ये समग्र हमारा जो जीवन है उसके जितने भी आयाम हैं, चाहे वो हमारा शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, हमारा सामाजिक पक्ष हो, हमारा बौद्धिक पक्ष हो, भावनात्मक पक्ष हो, आध्यात्मिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सभी पक्षों को कहीं ना कहीं एकजुट करके सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। और हमारे पहले जैसे कहा गया है शास्त्रों में भी कि पहला सुख निरोगी काया। तो आज हम देखते हैं कि योग जो हर कोई अपना रहा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ की आकांक्षा से जुड़कर वो योग को अपना रहा है। तो योग केवल आसन करने तक ही सीमित नहीं है, ये केवल एक अंग मात्र है योग के, जिसको हम आसन, प्राणायाम, सठ कर्म आदि के रूप में जानते हैं, जिनकी सहायता से हम शरीर के विजातीय द्रव्यों को दूर करके आसन आदि करके अपने शरीर को स्थिरता प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ प्राणायाम की साधना करके हम अपने शरीर के जो प्राण तत्व है उसको हम बढ़ाते हैं। और प्राण का सुचारू रूप से सक्रिय होना, शरीर में जो नाड़ियां हैं उसके माध्यम से जो प्राण का प्रवाह होता है वो यदि सुचारू रूप से रहेगा तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। और जब प्राण तत्व की किसी व्यक्ति में कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोग उसको घेर लेते हैं। तो शरीर में प्राण तत्व की सक्रियता रहे, हमारे मन में स्थिरता रहे, चंचलता दूर हो, इन सब चीज़ों को भी अपनाने के लिए हम योग के जो आयाम है, जो अंग है योग के विभिन्न प्रकार के, उनको भी हम अपना रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आज के समय में आर्थिक रूप से भी योग का बहुत प्रचार हो रहा है। क्या आर्थिक रूप से कैसे कि हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, मैं युवा रहूं, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार पर्याप्त रहे। विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का इस तरह का हम प्रोडक्ट्स भी मेडिकल के माध्यम से या जो बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं उसके माध्यम से देखते हैं। लेकिन योग एक नेचुरली तरीके से जीरो कॉस्ट इसमें लगती है, बस आपका समय इसके लिए आपको लगाना पड़ता है, आपको साधना करनी पड़ती है कि अपने समय को योग के माध्यम से जोड़ करके आप अपने रहें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियाँ मुहैया कराई, लेकिन दर्शक क्या है, जनता हमेशा उस काम को करते जहाँ से उसको कुछ ना कुछ परोक्ष रूप से जिसको उसका बेनिफिट उसको नज़र आए, आंखों देखा, एक कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार। तो जनता मतलब उस चीज़ को, काम को करना पसंद करते जहाँ उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। तो योग में आपको क्या ऐसे फ़ायदे नज़र आते हैं जिनका सीधा सीधा फ़ायदा योग करने वाले
साधक को मिलता है, उनको बताते चलें डॉक्टर। जी, बहुत अच्छा आपने कहा भाई साहब। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति शारीरिक रोगों से, व्याधियों से इतना ग्रसित नहीं है जितना आधियों से, अर्थात मनोरोगों से ग्रसित होता जा रहा है। इसी का परिणाम हम विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों के रूप में देखते हैं। इसी का परिणाम हम विभिन्न प्रकार की जो आज हम देखते हैं कि मन मुटाव की जो स्थिति आ जाती है, वो क्यों है? कहीं ना कहीं सहनशीलता का अभाव होता जा रहा है। और दूसरा, धैर्य नहीं है। व्यक्ति के अंदर एक परोपकार की, एक सहयोगिता की जो भावना होती थी, वो धीरे धीरे घट रही है। मैं और मेरापन इसी तक केवल सीमित रह गया है। जबकि मैं और मेरेपन की भावना से हट करके योग हमें हम और अपने सभी के लिए वो बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि यहाँ पर केवल ये कामना नहीं कही कि मैं ही केवल सुखी रहूँ या मुझे ही निरोगता प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। यहाँ भाव क्या है? भाव है कि हम सभी के लिए मंगल की कामना कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा समूचा समाज स्वस्थ होगा तो हम भी उसी की इकाई है, हम भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगे। जी। लेकिन अगर हमारे पड़ोस में मान लीजिए आग लग रही है और ये सोचे कि भाई पड़ोस में आग लग रही है, मुझे इससे क्या आपत्ति होनी चाहिए, तो उसकी राख भी और उसकी जलन भी, उसकी लपटें भी, उसकी काली भी, वो कहीं ना कहीं हमें भी प्रभावित करेगी। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई दूसरी जगह पर ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ का भी असर आपको अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसीलिए कामना इसी बात को होनी चाहिए कि सभी की सर्वे भवन्तु की जो कामना है वो इसीलिए की गई है। अभी हम देखते हैं कि G20 सम्मेलन भारत में किया गया, जिसका जो थीम था वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, कि ये जो प्लानेट है, जो धरती है, ये एक परिवार के समान, एक घर के समान इसको माने। तो वो जो आत्मीयता है, वो आत्मीयता व्यक्ति को अपनापन से जोड़ देती है। और यदि आत्मीयता ही नहीं है तो फिर आप अकेले ही हैं। जिस व्यक्ति के भीतर आत्म चेतना का इस तरह से परिष्कार हो जाता है, वो व्यक्ति इस संसार की भीड़ में भी अपने आप को परमात्मा से एकाकार करने के लिए लगा रहता है। और जिसके बीच में, जिसके मन में ऐसी अपनेपन की भावना नहीं है, उसके सामने अगर भीड़ भी होगी वो तब भी अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। तो महत्वपूर्ण बात ये कि हमें अपना परिष्कार करना है, क्योंकि योग के माध्यम से जब तक हम स्वयं को परिष्कृत नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को क्या सिखा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज हम योग विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार से व्यक्ति की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, जो उसका योग उस दिनचर्या में किस समय निर्धारित किया जाए, क्या योग का करने की विधि क्या है, या योग सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है? थोड़ा प्रकाश डालते चलें डॉक्टर साहब इस योग विषय पर। जी, बहुत अच्छा भाई साहब आपने प्रश्न कहा है। भगवद गीता में एक बात आती है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त अपनाओ बोधस्य योगो भवति दुखा, कि समस्त प्रकार के दुखों को आप दूर कर जाएंगे यदि आप युक्त अर्थात एक उपयुक्त तरीके से अगर आप आहार का सेवन करते हैं, अपना विहार का पालन करते हैं, और आप अपने जो कर्म है, आपके जो कार्य आपको करते हैं, उसमें भी उपयुक्त तरीके से आप प्रयास करते हैं। किसी में भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या बात? तो अतिशयोक्ति के ही परिणाम स्वरूप समस्याएं आती है। तो युक्त रह करके कार्य करने की बात वहाँ पर कही है। इसी बात को महात्मा बुद्ध ने जो सम्यक आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, इस तरह के जो 8 आयाम उन्होंने कहे थे, उनका कहने का उद्देश्य यही था कि आप संसार में रहिए, लौकिक प्राणी हैं, अपनी लोक की जो आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा करें और आध्यात्मिक पक्ष को भी आप बनाए रखें। दोनों में एक संतुलन बना करके चलने की आवश्यकता होती है। तो योग चूँकि पहले एक साधना का गुरुजनों के पास जाते थे, आश्रमों में जाते थे, वहाँ पर उनके उपदेश सुनते थे, इस तरह से किया जाता था। आज भारत सरकार के माध्यम से जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में जब इस बात को रखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए, तो भारत ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और आज शिक्षा के माध्यम से भी कुछ इस तरह के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनके द्वारा हम युवाओं को उस योग शिक्षा से जोड़ रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा जो हरियाणा में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है, यहाँ पर योग के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ पर 2018 में स्वतंत्र रूप से योग विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी और यहाँ पर 2 कोर्स, एक पीजी डिप्लोमा योग विज्ञान और दूसरा MA योग विज्ञान, ये दो कोर्स यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
2015 से, चूँकि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो हमारा शारीरिक शिक्षा विभाग है जी उसके अंतर्गत ये कोर्स के रूप में शुरू किए गए थे जी और 2018 में स्वतंत्र रूप से हमारा विभाग स्थापित हुआ और ये दोनों पाठ्यक्रम उसमें इसी तरह से चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। तब से लेकर अभी तक जितने भी बैच के यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, जी। जिन्होंने योग को उस भाव से सीखने की कोशिश की है। जी। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ तभी हम सीख पाएंगे क्योंकि अध्यापक कितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है शिष्य की जिज्ञासा। क्या बात, अगर शिष्य की जिज्ञासा ही नहीं है, शिष्य का प्रयास ही नहीं है, तो गुरु भी चाह करके उसको नहीं सिखा पाता। तो सीखने की चाह रखने वाले के लिए तो पग पग पर शिक्षक मिल जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। इस भाव को आत्मसात करते हुए जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने उस भाव से योग विद्या को सीखने की कोशिश की है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हमने अपने गुरुजनों से जो योग के बारे में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो कुछ शिक्षाएं हमने प्राप्त की है, हम अपने विद्यार्थियों को वो सिखाएं। और इसके माध्यम से, जैसे हरियाणा में हरियाणा योग आयोग है, इसके माध्यम से जो यहाँ पर योग सहायकों की नियुक्ति हुई थी, तो हमारे विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग से पढ़े हुए विद्यार्थी वहाँ पर रोजगार प्राप्त कर किए हैं और वो उसमें बहुत अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं। हमें गर्व होता है जब हम पता चलता है कि इस सिविल हॉस्पिटल में हमारे योग सहायक कार्य कर रहे हैं, या इस गांव में जो योग व्यायामशाला हैं वहाँ पर हमारे योग शिक्षक, हमारे जो विद्यार्थी यहाँ से पास आउट हुए वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, या बहुत से विद्यालय हैं जहाँ पर योग शिक्षा के माध्यम से वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर आकर के योग के माध्यम से अपने शरीर को समझा, अपने मन को संतुलित किया और समाज को हम क्या दे सकते हैं उसके लिए अपने आप को तैयार किया। तो इसी श्रृंखला में हमारा जो विभाग है, योग विज्ञान विभाग में हम 5 साथी सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी यहाँ पर, ये मेरे भी सीनियर हैं यहाँ पर, 2015 से वो यहाँ पर है। मैं स्वयं डॉक्टर जयपाल सिंह राजपूत, और मेरी सहयोगी यहाँ पर डॉक्टर मंजू सुहाग है, डॉक्टर ज्योति मलिक है, डॉक्टर सुमन पूनिया है। डॉक्टर सुमन पूनिया और डॉक्टर ज्योति मलिक ये दोनों हमारे फर्स्ट बैच की यहाँ पर MA योग की स्टूडेंट रही हैं, और सुमन तो पहले डिप्लोमा भी की यहाँ से। दोनों बहुत ही होनहार विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी, और देखिए ईश्वर की कृपा से दोनों का यहीं पर सिलेक्शन भी हुआ। अब वो हमारे साथ साथी बन करके हमारे साथ योग में सहयोग कर रहे हैं। तो मेरी यही एक आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही विनम्र निवेदन है कि योग के जो आयाम है, जो पक्ष है, वो अनेक है, लेकिन हम किसी एक आयाम को भी यदि सच्चे भाव से आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन को कल्याण करने के लिए वो एक ही पर्याप्त है। कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि हम एक को साध लेंगे तो स्वतः ही दूसरे का प्रभाव भी हमारे अंदर आने लगेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर युवाओं का आह्वान करूँगा कि अपने अंदर सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए, अपनी बुराइयों को उखाड़ कर दूर करने के लिए आपका इस योग विज्ञान विभाग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए और हमारे साथ सैद्धांतिक और व्यवहारिक योग की शिक्षाओं के माध्यम से अपना उत्थान करें, अपने परिवार का उत्थान करें, अपने चारित्रिक उत्थान के माध्यम से राष्ट्र उत्थान में, राष्ट्र के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का जिक्र किया, और यदि मैं आपकी उपलब्धि की चर्चा ना करूं तो ये साक्षात्कार थोड़ा फीका नज़र आता है। जितना मुझे पता है आप नेट JRF एजुकेशन में भी और योग में भी आपका क्वालिफाई रहा है। जाते जाते उन युवाओं को जो इस विधा में, योग या एजुकेशन की विधा में नेट JRF और कुछ इस रिसर्च शोध कार्य करना चाहते हैं, उनको टिप्स देते चलें किस प्रकार से उस विषय को क्रैक करें, किस प्रकार से उस उपलब्धि को प्राप्त करते चलें। भाई साहब, ये तो सही कहा आपने कि मैंने एजुकेशन और योग विषय में UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और मैं योग विषय में अपने विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से मेरी शिक्षा योग के क्षेत्र में हुई है। मेरी PhD भी वहीं से हुई है। रही बात UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने की, तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से सुझाव है विद्यार्थियों के लिए जो UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो विगत 3 या 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें। इसके साथ ही जो मास्टर्स डिग्री का हमारा सिलेबस होता है, मेरा मानना है कि UGC नेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मास्टर्स लेवल की ही
सिलेबस से पूछे जाते हैं, लेकिन उनका गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो केवल चयन रूप से कुछ प्रश्नों को याद कर लेते हैं और उसमें लिख करके पास हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुविकल्पीय परीक्षा होती है और बहुविकल्पीय परीक्षा का होना ही इस बात को चरितार्थ करता है कि जो चीज़ आपको सही से याद है उसके तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गलत ऑप्शन को क्लिक किया है तो आपके पूरे नंबर कट जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है सर? अभी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यूजीसी नेट में नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आपने गलत उत्तर दिया है तो उसके अंक 0 हो जाएंगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, लिखने के प्रश्नों के उत्तर होते थे, तो उसमें तो नंबर अध्यापक दे ही देता था। लेकिन अब इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। अब आपका ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, जो उत्तर सही है और उसी को आपने यदि फिल किया है तो उसके पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो मेरा विद्यार्थियों को यही सुझाव है कि अपनी जो आपकी मास्टर्स डिग्री का सिलेबस है उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनको अवलोकन करें, उनको अध्ययन करें और उनकी सहायता से अपने स्वयं नोट्स तैयार करें। जब तक अपने आप से लिख करके नोट्स तैयार नहीं करेंगे तो बच्चों को एक गहन अध्ययन की जो आदत है वो विकसित नहीं हो पाती। बहुत सी ऐसी पुस्तकें, किताबें हमें वहाँ से मिल जाती है मार्केट से, जो केवल पका पकाया चीज़ों को उपलब्ध कराती है, लेकिन उसमें बच्चा ज़बरदस्ती रट्टा मारता है। रट्टा आप 10 सवाल का, 20 सवाल का, 50 सवाल का कर सकते हैं, लेकिन हर सवाल पर रट्टा काम नहीं आता। समझ जब आपकी होगी तो आप उन प्रश्नों को सहजता से कर पाएंगे। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मैं जब अपना मास्टर्स कर रहा था तो मेरे गुरुजों ने मुझे कहा था कि बेटा इस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये आगे आपको यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कराने में सहयोगी होगा। तो मैंने उसी बात को ध्यान रखा और अपने हर विषय के स्वयं नोट्स तैयार किए। किताबों को पढ़ता था, एक एक विषय की 4-4, 5-5 किताबों को मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करके उनके नोट्स खुद बनाए और उनको मैंने तैयार करके याद किया। और उसी के आधार पर जब परीक्षा हुई तो मुझे खुद अच्छा लगा कि मैंने जो प्रश्न तैयार किए थे वो मोस्टली मुझे यूजीसी नेट की परीक्षा में मिले और मेरा ईश्वर की कृपा से वो नेट उत्तीर्ण हुआ। तो मेरा यही सुझाव है कि आप अपने मास्टर्स के सिलेबस को डीपली स्टडी करें, उसकी गहनता को, उसकी व्यापकता को समझें और अपने लिखित, हस्तलिखित नोट्स तैयार करें। तब आप वास्तव में 100%, मेरा ये दावा है कि आप 100% यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके साथ चर्चा करके हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत लाभान्वित होंगे लाखों बच्चे जो आपके अनुभव से। जैसे आपने नोट्स की बात की, जब मैं अपनी बात करता हूँ, कोई मुझे किताब से मुझे देखना है, पढ़ना है, जब मैं नोट्स बनाने का तैयार बैठता हूँ तो मुझे हर लाइन वो इम्पोर्टेंट नज़र आती है। तो उस नोट्स, उस सागर में से गागर निकालना या उसमें से चुनिंदा मोतियों को निकालना, वो नोट्स का समझे कैसे कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ वो पॉइंट ऐसे हैं जो वास्तव में ही नोट्स का हिस्सा बन सकते हैं, उस पर थोड़ा बताते चलें कि क्योंकि बच्चे बड़े डिस्टर्बिंग ही पोजीशन होती है कि उनको ये नहीं पता क्या बिंदु नोट करने लायक है और क्या बिंदु नहीं नोट करने लायक। जी। इसके लिए विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा कि पिछले विगत 2-4 वर्ष के प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न पत्र है उनका अवलोकन करें। उनका अवलोकन करने से एक समझ विकसित होती है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसमें वो क्या जानना चाहता है। कोई भी टॉपिक उसमें दिया गया है तो उस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उस टॉपिक के माध्यम से क्या उपयोगिता हो सकती है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उन्हीं पहलुओं को आधार बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केवल प्रश्न सीधे ही नहीं पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न आपके बोधात्मक चिंतन स्तर से ऊपर के होते हैं कि आपने उस बात को समझ करके किस प्रकार से ये उपयोगी हो सकता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जब नोट्स तैयार करते हैं तो विगत प्रश्नों के जो विगत प्रश्न पत्र है उसके आधार पर आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है अपने आप में मन मस्तिष्क में कि हाँ, किस तरह से प्रश्न एग्जामिनर प्रश्न पूछता है और ये प्रश्न किस तरह से मेरे को तैयार करना है। वो उससे उसको हेल्प होती है जो लास्ट के क्वेश्चन पेपर है। और दूसरा, अपने आप कंटेंट क्या कहता है, सिलेबस का जो कंटेंट है, टॉपिक्स है, वो क्या कहते हैं। तो उस टॉपिक की जो मांग है उसके अनुसार हम उसको जब समझते हैं तब उससे तैयार हो पाते हैं। जी डॉक्टर साहब,
मैं क्योंकि इस विषय को समझना चाहता हूँ, नोट्स विषय पर जो टॉपिक आपने दिया उसको जानना चाहता हूँ, क्योंकि राइटर ने जो बुक लिखी है उसने हर वो बिंदु इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें उसमें डाली हैं। फिर उस सारी जो सामग्री है उसमें से विशेष क्या होगा, उस विशेष को किस प्रकार से चुने, ये प्रश्न है। इसका उत्तर हम जानना चाहते हैं डॉक्टर जयपाल राजपूत जी से। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही भाई साहब। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हम कोई सिलेबस तैयार करते हैं, उसके नोट्स को तैयार करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो हमें याद नहीं हो रहा या जो हम याद नहीं करना चाह रहे, मानकर चले वही एग्ज़ाम में आने वाला है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी इसीलिए कुछ भी नहीं छोड़ना। आपको हर एक टॉपिक के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, उसकी व्यापकता, उसकी गहनता आपको आत्मसात होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ विषय ऐसे हो जाते हैं जिसमें रुचि नहीं होती विद्यार्थी की, या विद्यार्थी उसको जानबूझ करके छोड़ना चाहता है। तो ये मानकर चले कि यही प्रश्न आपके सामने खड़ा होगा। जब इस तरह की भावना आपके दिमाग में रहेगी, यही जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ यही एग्ज़ाम में आएगी, तो मुझे लगता है कि फिर वो किसी चीज़ को छोड़ेगा ही नहीं। जी। तो जगत गुरु शंकराचार्य की एक बात आती है कि वो ये कहते हैं कि जब हमने सब कुछ जान लिया तो फिर आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं। जी। और जब हमने खुद ही नहीं जाना और आप क्या पूछेंगे तो हम मन से भयभीत रहेंगे कि पता नहीं क्या पूछा जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को इस तरह से तैयार होना चाहिए, जब परीक्षा में क्वेश्चन पेपर उसके सामने आए तो उसको पता चले, देखिए ये सवाल उसने इस टॉपिक से वहाँ से पूछा है, ये सवाल इसने यहाँ से उस टॉपिक से पूछा है। तो ये उसी को पता रहेगा जिसने गहनता से, व्यापकता से हर एक विषय को अध्ययन किया है, उसको तैयार किया है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर आज का जो साक्षात्कार है बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आज एग्ज़ाम जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कोई भी बिंदु आपने सिलेबस का नहीं छोड़ना है। जिस बिंदु को आप छोड़ेंगे हो सकता है वही एग्ज़ाम में आपका वो प्रश्न, आपका क्वेश्चन पेपर में वो आए, और फिर आपने तैयारी नहीं की, इसलिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव अगर है तो वो उसको आप सरल मत समझिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है बहुत बिंदु बिंदु आपने इकट्ठा, एक ज्ञान का सागर आपने इकट्ठा करना है, तब जाके आप उस परीक्षा रूपी समुद्र में गोता लगाएंगे और वहाँ से हीरे मोती चुनकर आप अपनी सफलता के रूप में उनको देखेंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।